हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद कर रहा हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे और सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई में लग गए होंगे। तो जैसे कि मेरे प्यारे बच्चों सबको पता है कि हम लोग जो है एक एक करके सारे जो क्लासेस हैं उसका जो क्या करने वाले हैं, आंसर्स आपको देने वाले हैं, उसका सही आंसर देने वाले हैं। तो इसके लिए बच्चे हम लोगों ने आपको जब क्लास 9th और 10th का जो एक साथ वीडियो देके हम लोग पूरा कंप्लीट किए हुए थे, उसके बाद जो है क्लास 11th की बारी आई थी। 11th में हम लोगों ने एक वीडियो के माध्यम से आपको बताया था कि इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो उस वीडियो का जो लेंथ है बेटा वो काफ़ी ज़्यादा जो है बड़ा हो जा रहा था। तो हमने क्या किया कि कक्षा 12वीं वाले बच्चों के लिए जो है अलग से एक वीडियो बनाया जिसके अंदर जो है आपको पता चलेगी इसका राइट आंसर क्या होगा। तो चलो देखते हैं बेटे, फटाफट से देखते हैं कि इसका जो है राइट आंसर क्या क्या होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन से बात करते हैं। पहला क्वेश्चन आखिर क्या था, चलिए सर देखिए भाई, चलिए पहला जो हमारा क्वेश्चन है बेटा ध्यान से देखो। पहला जो क्वेश्चन था, जो हमारा पहला जो है 12th के अंदर जो क्वेश्चन था वो क्या था, आवेश ऋण आवेश का प्रवाह कैसे होता है। आखिरकार बच्चे ऋण आवेश का प्रवाह कैसे होता है इसके बारे में बात किए हुए हैं। तो देखो ऋण आवेश का जो प्रवाह होता है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, निम्न ऊर्जा स्तर से भी उच्च ऊर्जा स्तर की ओर प्रवाह होता है। निम्न विभव से उच्च विभव की ओर क्या होता है, आवेश का प्रवाह जो है फ्लो जो है होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, निम्न विभव से उच्च विभव की और। अब सेकंड जो है क्वेश्चन के ऊपर जंप करते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है बच्चे, यदि दो आवेशों के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाती है तो उनके बीच लगने वाला बल क्या हो जाता है। ये फिजिक्स का जो है क्वेश्चन है। ये फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर में जब आप कुलाम्स का लॉ पढ़ते हो तो उसके अंदर ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ जाएगा। अगर सारे बच्चे अगर थोड़ा बहुत अगर कुलाम्स के लॉ के बारे में जान रहे होगे, क्लास जो है 10th के अंदर भी आप लोग कुलाम्स का लॉ पढ़ते हो, ठीक है, तो वहां पे भी आपको समझ में आया होगा। तो अगर ये थोड़ा सा भी अगर पढ़े हो गए बच्चे तो इसका जो राइट आंसर आपको समझ में आ जाएगा। इसका जो सही आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर सी 1/4 गुना होता है। क्या बेटा, 1/4 गुना क्या होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर जंप करते हैं प्यारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो क्या है, वापस से फिजिक्स का ही पोर्शन है। विद्युत आवेश के बीच लगने वाला बल दिया जाता है। बेटा विद्युत आवेश जो चार्जेस होते हैं ना उनके बीच में जो लगने वाला जो बल होता है, हम उस बल को क्या कहते हैं, कुलाम्स का नियम बोलते हैं या फिर कुलाम बल बोल रहे होते हैं। कुलाम के नियम से होता है, क्योंकि आप बच्चे कक्षा जो 12th में पहला ही चैप्टर होता है जहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर पहले चैप्टर में ही आप पढ़ रहे होते हैं कुलाम्स के नियम, जो चार्जेस होते हैं उनमें कौन कौन से बल लग रहे होते हैं, ये सारी चीज आप पढ़ रहे होते हैं। तो पहला ही चैप्टर में ये क्वेश्चन आता है। क्या बच्चे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कुलाम का नियम, ऑप्शन नंबर बी एकदम परफेक्टली सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चे, क्वेश्चन नंबर जो 4 होता है, कांच की छड़ को सिल्क से रगड़ने पर कौन सा आवेश उत्पन्न होता है। इसका जो सही आंसर होगा बेटा आपको पता है, अगर मैं कांच की छड़ को जो है सिल्क से जो है रगड़ता हूं तो वहां पे मेरे को क्या होता है, धन आवेश उत्पन्न होता है। क्या बेटा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। धन आवेश का क्या होता है, उत्पत्ति होती है, धन आवेश का जनरेशन होता है। चलिए 4 क्वेश्चन यहां पे फटाफट से अपन ने सॉल्व कर दिया, ठीक है। पहला, उसके बाद जो 5वां क्वेश्चन है बेटा वो फटाफट से देख लेते हैं। 5वां क्वेश्चन जो है बच्चे वो हमारा क्या है, देखो वापस से फिजिक्स का ही पोर्शन है। पूरा 12th बेटा फिजिक्स और केमिस्ट्री से भरा पड़ा होगा, ठीक है, क्योंकि सारे बच्चे जो है अब बड़े हो चुके हो। आपको पता है कि भाई फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स वाले होंगे बेटा, मैथमेटिक्स वाले, और जो बायोलॉजी वाले होंगे तो बायोलॉजी वाले पोर्शन कितने ज्यादा जो है आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट होते हैं, ये सारी चीज सारे बच्चों को पता है। तो हम यही माइंडसेट के साथ बच्चे आपके लिए जो है क्वेश्चन पेपर सेट किए हुए थे। बहुत सारे बच्चों ने क्या कि बहुत सारी गलतियां की है, वो जो है क्लास 11th में थे, क्लास 11th में अभी पहुंचने क्लास 11 से निकल के 12वीं में जाने वाले हो, लेकिन फिर भी उन्होंने जो है क्लास 11th का जो है एग्जाम दिया हुआ है। तो ऐसा आपको गलती है, और जो है इन फ्यूचर कभी आप हम जो टेस्ट ऑर्गेनाइज कराएंगे तो आपको ये गलतियां नहीं करनी है बच्चे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जब आप कक्षा 12वीं में जा रहे हो तो आपको 12वीं का ही क्या करना था, टेस्ट देना था। खैर कोई बात नहीं बच्चे, कोई बात नहीं, आप जो है आंसर की बात कर लेते हैं। यहाँ से देखो वापस से एक जो है क्वेश्चन फिजिक्स से आया हुआ है, आवेश का क्या बेटा, आवेश का एसआई मात्रक आखिर क्या होता है। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है बेटा, कुलम्स होता है। जैसे कि मैंने आपको बार बार बताया, कुलम से ही फर्स्ट चैप्टर से ही लिया जाएगा। आपको सिलेबस में जो है आपको बताया भी गया था, फर्स्ट चैप्टर से ही क्वेश्चंस आएंगे। तो सारे क्वेश्चन बेटा क्या है, फर्स्ट चैप्टर से ही है। चलिए, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, ये तो बेटा बचपन की बातें हैं यार, ये तो बचपन की बातें। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, कितना चार्ज होता है। देखो आपने कक्षा 9th के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को जो है अपनी जिंदगी में जो है प्रवेश दिया हुआ है ना, उसे में जब आपने पहली बार देखा कि भाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, तो उसके अंदर आप लोगों ने ये सीखा भी हुआ है कि इलेक्ट्रॉन का चार्जेस कितने होते हैं, प्रोटॉन का चार्जेस कितना होता है। तो यही क्वेश्चन यहाँ पे आपको बचपन की जो बातें हैं उसको रिन्यू थोड़ी सी हम फॉर्मेशन करके बच्चे आपको वापस से लाके रख दें आपकी आंखों के सामने। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन का कितना आवेश होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा बेटा, ऑप्शन नंबर सी 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम हो जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी
1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम हो जाता है। ये केमिस्ट्री और फिजिक्स सब में ही पढ़ रहे होते हैं बेटा, ये इन जनरल क्वेश्चन है, जनरल क्वेश्चन, ठीक है बच्चा। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट से आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन हमारा क्या होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 7, विद्युत विभव का एसआई यूनिट आखिर क्या होता है। विद्युत विभव का एसआई यूनिट क्या होता है, वापस से फिजिक्स का पोर्शन आ गया है। विद्युत विभव का एसआई यूनिट क्या होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जूल कूलम हो जाएगा बेटा। जूल कूलम क्या होता है, विद्युत विभव का जो हमारा पोटेंशियल होता है उसका एसआई यूनिट हो रहा होता है। चलिए अब आगे बढ़ते बच्चे, किसी संधारित्र की, क्वेश्चन नंबर 8 की मैं बात करूं, किसी संधारित्र की जो धारिता को जो यूनिट होता है, मात्रा को है, आखिर क्या होता है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शंस में क्या है, वोल्ट है, न्यूटन है, फैराड है, एम्पियर है। वोल्ट के बारे में पता है बेटा, वोल्ट जो है डेफिनेटली नहीं हो सकता, ठीक है। न्यूटन तो भाई बल होता है ना, बल का जो एसआई यूनिट होता है न्यूटन में हो जाता है। लेकिन जो फैराड होता है वो जो है कैपेसिटर का जो संधारित्र होता है, जिसे हम लोग इंग्लिश में कैपेसिटर बोल रहे होते हैं, उसका जो एसआई यूनिट क्या होता है बच्चा, फैराड होता है। जब आप फिजिक्स में चैप्टर नंबर 3 में पढ़ोगे ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी जब पढ़ोगे चैप्टर नंबर 3, तो वहां पे इसका एसआई यूनिट के बारे में आप पढ़ रहे होते हो। लेकिन ये आप लोगों ने जो है कक्षा 10वीं के अंदर भी पढ़ा हुआ है, जहां पे आप लोगों ने प्रतिरोध के बारे में पढ़े होंगे, जहां पे आपने ओम जो है यूनिवर्स के बारे में पढ़ते हो, ओम का जो है जो नियम होता है ना बेटा, वहां पे भी आप लोगों ने इसका नाम जिक्र जो है हुआ होगा आपकी जिंदगी में, ठीक है। तो वही से आपका क्वेश्चन आया हुआ है, संधारित्र की धारिता का जो मात्रक क्या होगा, वो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चा, फैराड हो जाएगा। एम्पियर तो हो ही नहीं सकता बेटा, करंट का जो यूनिट होता है वो एम्पियर होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर जो है 9 की अगर मैं बात करूं, तो ये जो है केमिस्ट्री का पोर्शन है। इसमें जो केमिस्ट्री का जो पहले चैप्टर से ही जो है आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं। अब देखो, निम्नलिखित में से कौन सा अक्रिस्टलीय ठोस है, क्या पूछा गया बेटा, अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में पूछा गया। अगर मेरे सारे बच्चे जो है ज्वाइन किए होंगे ना मेरी लाइव क्लासेस, तो आपको पता चली होगी, मैंने आपको एकदम 2 क्लासेस लेके बेटा आपको अक्रिस्टलीय जो है ना, 2 नहीं, एक पूरी की पूरी क्लास लेके बच्चे आपको क्रिस्टलीय ठोस और जो है अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में मैंने बताया हुआ है कि अक्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, अक्रिस्टलीय ठोस जो है उसमें क्या डिफरेंस होते हैं, ये सारी चीजें अच्छे से एक्सप्लेन मैंने की हुई है, ठीक है। चलिए अगर मैं बताऊं बेटा, हीरा जो होता है वो तो क्रिस्टलीय ठोस का एक प्राइम एग्जांपल होता है, साथ ही साथ जो ग्रेफाइट भी होता है वो क्या होता है, प्राइम एग्जांपल होता है क्रिस्टलीय ठोस का। लेकिन जब अक्रिस्टलीय ठोस की बात की जाती है, जो एमॉर्फस सॉलिड की जब बात की जाती है, उसका जो एकदम सुपर इंपॉर्टेंट जो एक एग्जांपल होता है बेटा, वो क्या होता है, कांच होता है। क्या बेटा, कांच जो हमारा क्या होता है, एक जो अक्रिस्टलीय ठोस होता है। और इसके ऊपर मैंने आपको ये भी बताया हुआ है, आपको थोड़ा सा हिंट देता हूं, आपको समझ में आ जाएगी। इसके ऊपर मैंने ये भी बताया हुआ है, कांच जो हमारा क्या होता है, सुपर सॉलिड होता है, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं असितित द्रव की भांति भी व्यवहार करता है, ठीक है। मतलब भाई इसको जो अगर एकदम डिटेल में जानना चाहते हो बेटा, तो आप क्या कर सकते हो, अभी से ऐप डाउनलोड करो, वहां से जो है आपको दिखेंगे मेरे केमिस्ट्री के लेक्चर्स, वहां से आप इसको एकदम अच्छे से पढ़ पाओगे कि कैसे जो असितित द्रव होती है, कैसे सुपर कूल्ड जो लिक्विड होता है, ये सारी चीजें आप बहुत अच्छे से पढ़ पाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर जो है 10 है, तो क्वेश्चन नंबर 10 अपन को क्या बोल रहा होगा, ध्यान से देखो, एक जो मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी होती है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है बच्चों के लिए, क्योंकि यहाँ पे क्या बात की गई, मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी होगी। यहाँ पे जो है बेसिक जो है क्रिस्टल जो है यूनिट्स होते हैं वो कितने होती है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन कुछ इस तरीके से हो सकती है, अगर बच्चे यहाँ पे पढ़े होंगे तो कंफ्यूजन ये हो सकता है कि यहाँ पे ब्रेवाइस लैटिस नहीं पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पे क्या नहीं पूछा गया है, ब्रेवाइस लैटिस नहीं पूछा गया। अगर ब्रेवाइस लैटिस पूछा जाता है मूल रूप से, तो वहां पे क्या होता है, ऑप्शन नंबर जो है 14 जो है सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मूल रूप से तंत्रों की संख्या पूछी गई है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा, ठीक है। इस तरीके से हम जो है क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर जंप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या हो जाएगा, वापस से केमिस्ट्री का जो पोर्शन है वो हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे होंगे। केमिस्ट्री का पोर्शन में सबसे पहले हम लोग क्या बात करेंगे बेटा, देखो ध्यान से, पहला क्वेश्चन नंबर 11 में एफसीसी स्ट्रक्चर्स के अंदर जो एचसीपी बनता है, जो सीसीपी स्ट्रक्चर बनता है, मतलब हेक्सागोनल क्यूबिक सेल, और जो है स्क्वायर क्यूबिक सेल जो सीसीपी जो बनता है हमारे, उसमें क्लोज पैकिंग, मतलब उसमें जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है वो कितनी होती है, और इसमें जो वॉइड्स होता है, जो रिक्तियाँ जो है वो कितनी होती है, ये यहाँ पे पूछा गया। तो सारे मेरे प्यारे बच्चों को पता है भैया कि मैंने जो मेरा वीडियो जो था उसमें मैंने भी ये बताया हुआ था कि भाई जो एससीपी और सीसीपी जो स्ट्रक्चर होता है उसमें वॉइड्स जो है 26% की होती है, और जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है वो क्या होती है, 74% होती है। तो 74 और 26 ऑप्शन नंबर ए जो है एकदम परफेक्टली बेटा 101% जो है सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 12 की अगर मैं बात कर दूं तो एक जो वापस से जो है फर्स्ट चैप्टर से ही क्वेश्चन है। फर्स्ट चैप्टर में क्या है, एक अष्टफलक रिक्ति निम्नलिखित में से कितने गोलों से घिरी रहती है। अब अष्टफलक रिक्ति बेटा आपको पता होता है कि इसमें वॉइड्स कैसे बनते हैं, उसमें जो रिक्तियां जो है कैसा फॉर्मेशन होता है, तो वहां पे हेक्सागोनल का फॉर्मेशन हो रहता है। और हेक्सागोनल का मतलब आपको पता है कि 6 होता है। क्या बेटा, हेक्सा का मतलब ही 6 होता है। तो इसमें आपका राइट आंसर बेटा, आप कुछ इस तरीके से सोचते चलोगे ना, आप अपने लॉजिक्स को थोड़ा सा बिल्ड करोगे, आपने लॉजिक्स को लॉजिकल जो है एबिलिटी को थोड़ा सा इंप्रूव करके सोचोगे बच्चे, तो आपको आंसर जो है डेफिनेटली मिल जाएगी। अब बच्चे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 6 राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, क्या है, एक अष्टफलक रिक्तियों के निर्माण में कितने गोलों से घिरी रहती है बेटा, अष्टफलक बनने के लिए कितने गोले की जरूरत पड़ती है, 6 गोलों की जरूरत पड़ती है, इसलिए हम लोग हेक्सागोनल वॉइड बोलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा 6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन ऊपर जम करते हैं। वापस जो है फर्स्ट चैप्टर से ही ये क्वेश्चन आया हुआ है। फ्रेंकल एवं शॉटकी दोष होते हैं। फ्रेंकल एवं जो शॉटकी दोष होते हैं ना, वो क्या होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। क्या बच्चा, क्रिस्टलीय ठोस है वो। फ्रेंकल एवं शॉटकी दोष को मैंने डिफेक्ट्स के अंदर पढ़ाया हुआ है कि जो है सॉलिड्स में कौन कौन से डिफेक्ट्स होते हैं। इसमें जो प्राइम एग्जाम्पल था, प्राइम जो है एग्जाम्पल नहीं बोल सकते, प्राइम जो है टॉपिक था जो आपके बोर्ड्स में पूछा जाता है बार बार, जो है वो टॉपिक क्या था, फ्रेंकल एवं शॉटकी दोष था। फ्रेंकल एवं शॉटकी दोष में देखो ध्यान से सुनना बेटा, फ्रेंकल एवं शॉटकी दोष में क्या होता है, नाभिकीय दोष, न्यूक्लियर जो डिफेक्ट्स तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता, बिल्कुल डेफिनेटली यहाँ पे जो क्या होना है, इनकरेक्ट होने वाला, रॉन्ग होने वाला है। परमाणु दोष तो हो ही नहीं सकता, अणु दोष हो नहीं सकता, लेकिन यहाँ पे एक और ऑप्शन जो दिया गया है वो ऑप्शन नंबर बी क्रिस्टलीय ठोस है। क्या बेटा, क्रिस्टलीय ठोस, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्रिस्टलीय ठोस। तो इसी तरीके से बच्चे क्वेश्चन नंबर अगर 13 की मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या किया गया है, दयानंद में प्रयुक्त संधि है। क्या बेटा, दयानंद में प्रयुक्त संधि है, और ये हिंदी का पोर्शन है। तो बेटा हिंदी का पोर्शन जो है देखने के लिए भाई, लेने के लिए आपको राइट आंसर जो है फील कराने के लिए जो हमारे पास जो है रमेश निषाद सर जी आने वाले हैं, वो आपको हिंदी में फील कराएंगे कि एक्चुअल में इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, इसके बारे में आप लोग ये लोग जो है रमेश निषाद सर से जानिए। चलिए देखिए, संधि तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे और संधि के बारे में आपको पता होगा। संधि इट मीन्स क्या होता है, जोड़ना। जैसे कि यहाँ पे देखिए दयानंद में प्रयुक्त संधि है। अब ये दयानंद जो वर्ड है, ये जो शब्द है, वो 2 शब्दों से मिलके बना है, दया प्लस आनंद। ठीक है, तो ये इस तरह से हो जाएगा, ये दया प्लस आनंद। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इसमें कौन सी संधि है। यहाँ पे देखिए गुण संधि दिया है, दीर्घ संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि। तो इसमें से आपका हो जाएगा दीर्घ संधि, क्योंकि यहाँ पे देखिए दया आ है और यहाँ पे आ और आ मिलकर के बना है बड़ा आ। ठीक है, तो इससे यहाँ पे हो जाएगा दीर्घ संधि। आप पढ़े होंगे 3 तरह की संधियाँ होती है मुख्य रूप से, एक है स्वर और एक है विसर्ग और एक है व्यंजन। तो जो स्वर संधि है उन्हीं का ये भाग है दीर्घ स्वर संधि, यानी दीर्घ संधि। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है महेश का सही संधि विच्छेद है। महेश का सही संधि विच्छेद। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है महो प्लस ईस, महा प्लस ईस, मही प्लस ईस एंड मही प्लस ईस। तो इसमें से ये जो महा प्लस ईस है ये सही होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ और आ के साथ ई, इन दोनों को जोड़ देते हैं तब ये हो जाता है ए, यानी कि यहाँ पे गुण स्वर संधि है। ठीक है, तो ये हो जाएगा महा प्लस ईस मीन्स महेश। वैसे मेरे नाम में भी ऐसी है, रमा प्लस ईस रमेश। ठीक है, तो वहाँ पे भी गुण स्वर संधि है। उसके बाद देख लेते हैं नीलकंठ में कौन सा समास है। अब यहाँ पे समास की बात हो रही है, समास संधि आप पढ़े ही होंगे। तो यहाँ पे देखिए नीलकंठ में बहुब्रीहि समास है। ठीक है, नीलाकंठ। ठीक है, तो यहाँ पे नीलकंठ में बहुब्रीहि समास है। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है पावक शब्द में प्रत्यय बताए। अब प्रत्यय क्या होता है, उपसर्ग क्या होता है, आप जानते होंगे। जो मूल शब्द है उसके अंत में जो जोड़े जाते हैं उसे हम कहते हैं क्या, प्रत्यय कहते हैं। जो मूल शब्द के शुरू में जोड़े जाते हैं उसे कहते हैं उपसर्ग। तो यहाँ पे पावक शब्द में प्रत्यय बताना है, तो यहाँ पे प्रत्यय जो जुड़ा है वो है अ। देखिए पावक, अ, क। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा ऑप्शन ये सही। आक है, वक है, पा है, ये नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है पराभूत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। अभी की जैसा कि मैंने बताया कि उपसर्ग जो होता है वो मूल शब्द के शुरू में जोड़े जाते हैं और प्रत्यय मूल शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पराभूत में प्रयुक्त उपसर्ग है।
अब उपसर्ग, तो उपसर्ग जो है वो है परा, ये देखिए ये जो शुरू में जोड़ा गया है, ठीक है, तो यहाँ पे परा जो होगा वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट और क्वेश्चन देखते हैं, जॉन इज ब्लैंक यूरोपियन, यहाँ पे आर्टिकल लगाना है, आर्टिकल आप पढ़ते होंगे, आर्टिकल जो होता है वो होता है ए एन और द, ठीक है, और इसको आप बचपन से पढ़ते ही आ रहे होंगे, कहाँ पे ए जोड़ना है, कहाँ पे एन और कहाँ पे द। तो यहाँ पे जॉन इज, यहाँ पे क्या आ जाएगा, अ यूरोपियन। अब यहाँ पे अ क्यों लगाए हैं, अक्सर आप कहते होंगे कि हाँ भाई ए का यूज़ हम व्यंजन के पहले यूज़ करते हैं, एन का यूज़ हम स्वर के पहले करते हैं, द का यूज़ हम कोई विशिष्ट चीज़ है, कोई प्रसिद्ध है ना, उसके ठीक पहले यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यहाँ पे जो ई है ये क्या है, ये स्वर है, तो स्वर के पहले तो हम एन यूज़ करते हैं क्या, ऐसा आप सोच रहे होंगे। लेकिन देखिए यहाँ पे हमें क्या देखना है भाई, उच्चारण देखना है। क्या देखना है, उच्चारण यानी प्रोनाउंसिएशन। तो हम इसे उच्चारित कैसे करते हैं, जैसे आप हिंदी में पढ़ते हैं ना, अ आ ई उ, ये क्या है, उच्चारण है। जैसे क ख ग घ, ये क्या है, उच्चारण है। तो उच्चारण के अकॉर्डिंग हमें ए एन का यूज़ करना है, ठीक है। तो उच्चारण में यदि स्वर आता है, उच्चारण में यदि स्वर आता है तब हम लिखेंगे एन, और उच्चारण में यदि व्यंजन आता है, व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट, ठीक है, तब हम यूज़ करते हैं ए। तो यहाँ पे हम इसे कैसे पढ़ेंगे, इसे हम पढ़ते हैं यूरोपियन, यूरोपियन ये आ रहा है, इसलिए यहाँ पे ए जो ऑप्शन होगा वो सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखते हैं, ही सेड ही वुड कॉल बट आई ब्लैंक थिंक ही वुड, ये टेंस का क्वेश्चन है। टेंस यदि आप पढ़े होंगे तो आपको ये सारी चीज़ें पता होगी। देखिए ही सेड ही वुड कॉल, उसने कहा कि वो कॉल करेगा, बट आई डोंट थिंक ही वुड, पर मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा करेगा। तो यहाँ पे देखिए आई डोंट, आई के साथ डू नॉट का हम यूज़ कर सकते हैं, यानी डोंट का यूज़ कर सकते हैं। डज का यूज़ हम तो बिल्कुल नहीं करते। डज का यूज़ किसके साथ करेंगे, ही सी इट के साथ, या कोई एक सब्जेक्ट है, जैसे कोई नाम है, मोहन है, टकेश्वर है, उसके साथ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे डीड का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि डीड पास्ट में है, और यहाँ पे डू का यूज़ हम नहीं करेंगे, आई डू थिंक, ठीक है। तो यहाँ पे जो एप्रोप्रिएट होगा वो होगा डोंट। तो यदि आपको इस तरह के टेंस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आते हैं तो आप इसको एक बार हिंदी में ट्रांसलेट करके देखिए, तब आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। उसने कहा कि वो कॉल करेगा, ठीक है, उसने कहा कि वो कॉल करेगा, बट मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा करेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लूरल नाउन ऑफ चाइल्ड इज, चाइल्ड का प्लूरल, जैसे कि आप अक्सर देखे होंगे, जैसे पेन है, पेन को हम सिंगुलर यानी एक वचन से प्लूरल बनाते हैं, यानी बहुवचन में बनाते हैं। तो पेन को क्या करेंगे, पेन्स। जनरली हम एस ई एस या फिर जो भी है एस ई एस ज़्यादा करके हम ऐड करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो चाइल्ड है उसमें हम एस या ई एस लगा करके ऐड नहीं करेंगे, यानी प्लूरल नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पे जो चाइल्ड होगा उसका जो प्लूरल फॉर्म होगा वो होगा चिल्ड्रन। चाइल्ड्स नहीं होगा, चिल्ड्रंस नहीं होगा, चाइल्ड नहीं होगा, इसका जो प्लूरल फॉर्म होगा वो होगा चिल्ड्रन। जैसे पेन है तो पेन्स एस ऐड कर देते हैं, बुक है तो उसमें भी ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, बुक्स हो जाएगा, रूम है तो रूम्स हो जाएगा, ठीक है। तो कई जगहों पे ऐसा होता है कि हम वर्ड में क्या करते हैं, एस या फिर एस ऐड करते हैं। जैसे मैंगो है तो मैंगोज एस ऐड कर दिए तो वो सिंगुलर से प्लूरल बन जाता है। लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें हम एस या फिर एस ऐड नहीं करते हैं, उसको पूरा चेंज कर देते हैं। जैसे चाइल्ड का चिल्ड्रन हो गया। कुछ ऐसे भी वर्ड्स होते हैं जो कि सिंगुलर और प्लूरल दोनों जो है सेम होता है। जैसे सीप है ना, ये जो सीप है इसका जो सिंगुलर होगा और प्लूरल होगा वो दोनों सेम होगा। वैसे यदि हम बात करें फ़ीस की तो फ़ीस का जो सिंगुलर और प्लूरल है दोनों सेम होता है, लेकिन कभी कभी हम इसमें भी ई एस ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से कुछ ऐसे भी वर्ड्स होते हैं जिसमें हम एस या फिर ई एस ऐड नहीं करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, आई डोंट लाइक बिटर गॉड बट ही के साथ क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए डू है, डज है, डिड है एंड डन है। तो देखिए यहाँ पे ही के साथ क्या आ जाएगा, डज आ जाएगा, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले ही क्वेश्चन में बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में या प्रेजेंट सिंपल टेंस में
यदि हम ही सी इट कोई सब्जेक्ट लेते हैं, ही सी इट या फिर कोई एक वचन कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट लेते हैं, तब हम हम क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या फिर एस ऐड करते हैं। जैसे डू है तो डू एक हेल्पिंग वर्ब है, तो डू का यूज़ हम किसके साथ करते हैं, आई वी यू और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू का यूज़ करते हैं, और ही सी इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम डज का यूज़ करते हैं। तो ये टेंस की क्वेश्चन है। आई डोंट लाइक बिटर गार्ड, यानी यहाँ पे कहा जा रहा है कि मुझे बिटर गार्ड पसंद नहीं है, बट ही डज, परंतु उसे पसंद है। तो ही के साथ क्या आ जाएगा, डज आ जाएगा, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। तो उसको आप याद रखें, ये टेंस की क्वेश्चन है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चंस है गणित के, और गणित के क्वेश्चंस को एकदम डिटेल में टकेश्वर सर समझाएंगे। चलिए भैया, अब बारी आती है मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने की। फटाफट से हम मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इसका आंसर पता करने वाले हैं। सारे क्वेश्चन को लगभग हमने क्लास 11 के अंतर्गत भी दिया हुआ था, तो मैं ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करने वाला हूँ, सीधा सीधा हम इसके आंसर को देखने वाले। देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोलता है, 16 की घात 3/4 का हमें मान बताना। बहुत इजी सा बनने वाला क्वेश्चन था, क्लास 11 के अंतर्गत भी इसको पूछा गया था। क्वेश्चन ये दिया गया कि सर 16 की घात 3/4 है, इसका आंसर क्या होगा। 2 लाइन का क्वेश्चन था। 16 को आप लिख दो 2 की घात 4, फिर पूरे की घात में क्या है 3/4 है। फिर क्या करेंगे, आपने कक्षा 9वीं में अध्याय 3 घातांक के बारे में पढ़ा हुआ, तो घातांक का नियम क्या कहता है, यदि घात के ऊपर में घात है तो घातों का आप आपस में कर देते हो गुणा, यानी कि 4 का मैंने गुणा कर दिया किसके साथ, 3/4 के साथ। ऊपर में 4 है और नीचे में 4 है, दोनों आपस में कैंसिल हो गया, तो क्या बचा हमारे पास सर 2 की घात 3, और 2 की घात 3 का मतलब होता है, ये होता है 8। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ब आपका सही जवाब होने वाला है कि सर इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 8 होने वाला है। कक्षा 9वीं का ये क्वेश्चन होने वाला था। ठीक है बच्चे, चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर, और यह बोला गया है कि 8:25 समानुपात 56:1 में 1 का मान हमें बताना है। छोटा सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से कर लेंगे। देखो, सबसे पहले लिखो यहां पर 8। अनुपात का मतलब क्या होता है, इसको गणितीय रूप में हम लिखते हैं बटे के रूप में। नीचे में क्या आ जाएगा सर, ये आ चुका 25। समानुपात को हम गणितीय रूप में लिखते हैं बराबर के चिन्ह के साथ। फिर यहां पर दिया 56, अनुपात की जगह हम गणितीय रूप में लिखते हैं बटा, फिर नीचे में क्या आ जाएगा 1 आ चुका। ठीक है, चलिए अब यहां से 8 है कम 8, और ये होता है 8 सत्ते 56। 1 का गुणा करेंगे 1 के साथ तिर्यक गुणा, तो ये हो जाएगा 1 से बराबर। 25 का गुणा अगर हम करेंगे 7 से, तो 25 सत्ते होता है 175। अब देखिए कौन से ऑप्शन में 175 दिया गया, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, 175, ये बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए अब बढ़ते बच्चे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, और यह भी घातांक से ही बनने वाला प्रश्न था। इस क्वेश्चन को मैंने क्लास 10 के अंतर्गत भी दिया हुआ था, क्लास 12 में भी दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, इसके बारे में हम सीखने वाले। देखिए आइए, तो क्वेश्चन ये बोलता है कि सर यदि 3 की घात x + 8 = 27 ⁴ 2x + 1, तो x का मान हमें बताना है, x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। कोई दिक्कत नहीं, आराम से कर लेंगे। देखो, तो क्वेश्चन को मैं यहां पर एक बार उतारना चाहूंगा, जो कि दिया गया 3 की घात x + 8 = फिर क्या दिया बराबर के बाद सर ये दिया हुआ है 27 की घात में 2x + 1 दिया है, और इसको सॉल्व करने हमें x की वैल्यू बताना है। कैसे करेंगे, देखो, तो इस केस में आप क्या करोगे, दोनों पक्षों में देखो हम क्या करेंगे, आधार को बराबर करने की कोशिश करेंगे। तो इस साइड को मैं अभी कोई चेंजेस नहीं कर रहा हूं, लेफ्ट हैंड साइड को मैंने एज इट इज लिख दिया सर बराबर। 27 को हम क्या लिख सकते हैं सर, 27 को हम लिख सकते हैं 3 की घात 3। 3 की घात 3 का मतलब होता है कि 3 का 3 के साथ ही 3 बार करेंगे गुणा, तो यहां पर आ जाएगा 27। फिर ऊपर में घात में अभी भी क्या दिया हुआ, 2x + 1 दिया हुआ। ठीक है बच्चे, आइए, तो सर अब आगे क्या होगा, तो ये हो जाएगा 3 की घात x + 8 बराबर। अब यहां पर वापस से वही कहानी, क्या सर कि घात के ऊपर में घात है, तो हम घातों का आपस में करते हैं गुणा कर देंगे। देखो कैसे होगा, तो 3, फिर ये देखो घात में 3 है, यहाँ पर 2x + 1, तो 3 का गुणा इन दोनों पदों के साथ होगा, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6x प्लस, फिर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर मैंने प्लस उतार दिया। 3 का गुणा करेंगे 1 से, तो 3 1 कम 3 आ चुका। अब देखो यहाँ पर दोनों पक्षों को देखने पर आपको ये पता चलेगा कि आधार जो है वो दोनों जगह बराबर है। आधार क्या है, दोनों जगह बराबर है। तो कक्षा 9वीं का फिर से ये नियम लगने वाला घातांक का, कि घातांक में क्या होता है, यदि आधार बराबर है, अगर दोनों
पक्षों के आधार बराबर है तो हम क्या करेंगे, घातों को बराबर कर लेते हैं। घात में क्या दिया है, x + 8 दिया है, और यहां पर घात में क्या दिया सर, यहां पर दिया है 6x + 3 दिया गया है। अब हमें एक इक्वेशन मिल चुका है, इस समीकरण को हल करेंगे और x की वैल्यू बताएंगे हम, ठीक है। आइए, तो हमें अब x की वैल्यू निकालना है, तो हम x वाले टर्म्स को एक साइड रखेंगे। देखो बच्चों, मैंने 6x को पहले यहीं पर रखा, इस x को मैं इस साइड लाऊंगा तो ये प्लस में है वो इधर आकर माइनस में हो जाएगा। अब बारी आती सर 8 की, तो 8 को मैंने अपनी जगह पर उतारा, ये जो 3 है वो इस साइड आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा। 8 में 3 घटाएंगे तो बोलो क्या आएगा, 5 आने वाला सर, बिल्कुल। 6x में अगर हम 1x घटा देंगे तो सर यहां पर आ जाएगा 5x। चलिए, x की वैल्यू निकालने तो x को यहीं पर रखते हैं, x के साथ जो 5 गुणा में है वो इधर आकर भाग में चले जाएगा, 5 के भाग में आ जाएगा, दोनों 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो 1 से बराबर मैं लिख सकता हूं सर 1, यानी कि ऑप्शन नंबर द यानी कि डी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। यहां पर इस क्वेश्चन में x की वैल्यू क्या आने वाली सर, यहां पर 1 हो जाएगी, बिल्कुल आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चे, चलिए, तो बिना किसी देरी करके किए हुए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 26वें नंबर क्वेश्चन की ओर, जो कि बहुत ज्यादा इजी होने वाला है, कोई भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा यहां पर लॉग वाला फॉर्मूला ही पूछ लिया गया है कि सर log x⁴ n का सूत्र क्या है। तो इसका सूत्र आपने छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है कि जो यहां पर x की पावर में n है वो n जो है नीचे आता है, log के पहले लिखा जाएगा तो n log x हो जाएगा। करेक्ट आंसर देख लीजिए कौन से ऑप्शन में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होने वाला है कि सर यहां पर log x⁴n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n log x हो जाने वाली है। बिल्कुल आपका ये करेक्ट आंसर होने वाला है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन दिया गया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये एक ऐसा प्रश्न है जो सभी क्लास में पूछा गया था, छोटा सा प्रश्न बनने वाला है, 2 लाइन का क्वेश्चन है। देखो, एक घन है जिसकी भुजा हमें दे दी गई है 8 मीटर है, तो हमें उस घन का आयतन निकालना है। क्या दिया बच्चे, चलिए बोलिए सर, हमें घन का यहां पर एक भुजा का मान दिया गया 8 मीटर दिया गया है। ठीक है, घन में सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। घन क्या होती है, घन की सभी भुजाएं बराबर होती है। ठीक है बच्चे, देखिए तो घन की भुजा है वो है 8 मीटर है, हमें इस घन का आयतन निकालना है यानी कि क्यूब निकालना है, तो a क्यूब हम निकाल देते हैं। तो 8 का हम क्या निकालेंगे, क्यूब निकालेंगे। 8 का क्यूब मतलब कि 8 का 8 के साथ ही हम करेंगे 3 बार गुणा, 2 बार 8 का गुणा करेंगे सर आएगा ये 64, और 64 का गुणा यदि मैंने 8 से कर दिया तो ये होता है 512। ये मीटर में दिया था तो ये लग जाएगा मीटर, फिर हम चूंकि घन निकाल रहे थे तो यहां पर क्यूब लग जाएगा मीटर की घात 3। अब देखिए कौन से ऑप्शन में 512 मीटर की घात 3 दिया गया, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होने वाला है, 512 मीटर की घात 3, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, कंपटीशन एग्जाम में भी ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 28, जो कि बहुत ज्यादा सरल होने वाला है, कक्षा 9वीं का प्रश्न होने वाला है। इसको आप अध्याय नंबर 2 आपने पढ़ा हुआ वास्तविक संख्या के अंतर्गत क्लास 9th में पढ़ते हो, और ये क्वेश्चन देखो क्लास 12वीं में पूछा गया, इतना इजी क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए क्या पूछ लिया गया है कि ऋण 4 और 5 के बीच कितने पूर्णांक है, ऋण 4 और 5 के बीच कितने पूर्णांक है। तो देखो अब मैं इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर बताता हूं। देखो तो ये ऋण 4 है, यहां पर इसको नीचे साइड में इसको सॉल्व करता हूं। देखो ये ऋण 4 है, आगे बढ़ेंगे तो क्या आएगा सर, ऋण 3 आएगा, फिर क्या आएगा, ऋण 2 आएगा, ऋण 1 आएगा, फिर 0 आएगा। मैं बात कर रहा हूं संख्या रेखा की। ठीक है बच्चों, आइए तो शून्य के बाद सर क्या आएगा, 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, 4 आएगा, और ये 5 आएगा। प्रश्न में स्पष्ट रूप से बोला गया था ऋण 4 और 5 के बीच, यानी कि हमें ऋण 4 को काउंट नहीं करना है और न ही 5 को काउंट करना है। तो ऋण 4 और 5 के बीच में जो भी आपको पूर्णांक संख्या इंटीजर नंबर दिख रहा है उसको काउंट कर लो, वही हमारा आंसर होने वाला। आइए गिनते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 आपका सही जवाब होने वाला है। 8 कौन से ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा सर, 8 होने वाला है। ठीक है बच्चे, आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया, छोटी क्लास का ये प्रश्न होने वाला था। ठीक है, आइए
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न हमें दिया गया है प्रश्न क्रमांक 29, जो कि मैथ का सबसे लास्ट प्रश्न है। देखिए क्या बोला गया है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी होती है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या बताना है। तो बच्चों आपने क्लास 9 में वास्तविक संख्या रियल नंबर में पढ़ा हुआ है कि सबसे छोटी जो प्राकृत संख्या होती है वो कौन सी होती है, 1 से स्टार्ट होती है। प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होती है। 1 के बाद क्या आता है सर, 2 आता है, 2 के बाद क्या आता है, 3 आता है, 3 के बाद क्या आता है, 4, 4 के बाद 5 और ये अनंत की ओर बढ़ते हुए चले जाता है। तो अगर आपसे पूछ ले कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है तो यहां पर 1 हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर भी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। इसी प्रश्न में अगर आपको पूछ लेता कि सबसे बड़ी संख्या सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कौन सी होगी तो आपका जवाब होता यहां पर निर्धारित नहीं किया जा सकता, या फिर इसका मान प्राप्त नहीं किया जा सकता, या फिर आप इसको अनंत भी बोल सकते हो, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या अभी तक कोई भी जो है वो ज्ञात नहीं किया हुआ है, क्योंकि ये अनंत की ओर बढ़ रहे हैं तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात नहीं किया जा सकता। इसी जगह मैं एक और प्रश्न आपको बता देता हूं, अगर आपसे पूछ लेता कि सबसे जो छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होती है तो सबसे जो छोटी पूर्ण संख्या होती है, अगर मैं इस प्राकृत संख्या में 0 को भी ऐड कर लूं तो 0 को भी अगर मैं ऐड कर लूं तो ये प्राकृत संख्या अब बदल जाता है पूर्ण संख्या में। किसमें? पूर्ण संख्या बदल गया। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगी सर, यहां पर 0 हो जाएगी। ये आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। तो आई होप ये मैथ्स के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ चुके होंगे। अब बारी आती है जीके के क्वेश्चन के बारे में, और ये जीके के क्वेश्चन को बताने वाले हैं हमारे रमेश निषाद सर जी। पूरा एक्सप्लेन करने वाले हैं कि क्या क्या आंसर आएगा, कैसे कैसे आंसर आएगा और वो आंसर हुई क्यों आएगा, इसके बारे में हमारे रमेश निषाद सर जी बताने वाले हैं। देखिए चलिए, तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं हमारे जीके के क्वेश्चंस और देख लेते हैं एक क्वेश्चन को। तो ये है रेनेसो का क्या अर्थ है। रेनेसो के अर्थ में आपका ऑप्शन दिया हुआ है जागरण, पुनर्जागरण, उत्पादन एवं वितरण। तो इनमें से जो ऑप्शन सही होगा वो होगा पुनर्जागरण, यानी जागरण के बाद फिर से जागना, ये हो गया पुनर्जागरण। इसीलिए लिखा है ना रेनेसो, ठीक है, फिर से रिप्रेजेंट करना, रीस्टार्ट करना, तो फिर से स्टार्ट, ऐसे टाइप से, ठीक है। तो ये हो गया आपका पुनर्जागरण। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल का छत्तीसगढ़ी पर्यायवाची है। हल को हम और किन किन नामों से जानते हैं। पर्यायवाची मतलब क्या है कि एक ही चीज़ का और किन किन नामों से जान सकते हैं उन्हें, ठीक है। तो देखिए हल को हम क्या कहते हैं, नांगर कहते हैं। नांगल, नकल या फिर लांगल ये नहीं है, ठीक है। तो हल को हम क्या कहते हैं, छत्तीसगढ़ी भाषा में नांगर कहते हैं। तो नांगर आप देखे होंगे, और आज के ज़माने में क्या हो रहा है कि ये जो नांगर है ना, ये दिन के दिन अब कम देखने को मिलते हैं। पहले ऐसा होता था कि ट्रैक्टर का ज़माना नहीं था तो उस समय नांगर का ही यूज़ करते थे, ठीक है। तो ये हल यानी नांगर यही है। और त्यौहार भी आने वाला है भाई, और इसी के त्यौहार में हम बड़ी एंजॉय के साथ रोटी वगैरह सब खाएंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अरकट्टा का अर्थ है। अरकट्टा का क्या अर्थ है भाई, तो यहाँ पे छोटा रास्ता, जो छोटा रास्ता है ना उसी को हम कहते हैं अरकट्टा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट है हाल ही में राम वन गमन पर्यटन परिपथ समारोह कहाँ आयोजित किया गया है। तो ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। तो राम वन गमन पर्यटन परिपथ समारोह जो है वो आयोजित किया गया था चंदखुरी में, रायपुर में, ठीक है। रायपुर में बहुत ही पास में ही है, और ये है चंदखुरी। और यही जो चंदखुरी है यही भगवान राम का मामा गांव है। मामा गांव इट मीन्स उनकी जो माँ है, उनकी माँ का जन्म वहीं पे हुआ है चंदखुरी में, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट सवाल, और ये है कुरा ससुर का अर्थ क्या होता है। कुरा ससुर का क्या अर्थ होता है भाई, तो ये छत्तीसगढ़ी के क्वेश्चन है। और हमारे छत्तीसगढ़ में तरह तरह के रिश्ते नाते होते हैं, और उन रिश्ते नातों को अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो कुरा ससुर को छत्तीसगढ़ी में कहते हैं जेठ। अब देखिए मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताना चाहूँगा कि कुरा ससुर को आप कैसे समझ सकते हैं। यदि आप फिर भी नहीं जानेंगे तो आप अपने मम्मी से, अपने पापा से पूछ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए, जैसे कि ये कोई लड़का है, ठीक है, 2 लड़के हैं, दोनों क्या है, दोनों लड़के भाई है, और दोनों की क्या है, पत्नियां हैं,
ठीक है, इनकी पत्नियां हैं, इनकी भी पत्नी है, और ये मान के चलिए कि ये छोटा भाई है, ठीक है, ये छोटे वाले हैं और ये बड़े वाले हैं। तो अब यह जैसे कि आपको देखना है कि कौन किनको जेठ मानेंगे या कूरा ससुर मानेंगे। तो देखिए, जो लड़का है छोटा है, ये बड़ा है, और इनकी जो पत्नी है, ठीक है, यानी छोटे लड़के की जो पत्नी है वो अपने जो भाई ये जो बड़े भाई है इनको वो क्या मानेंगे, कूरा ससुर मानेंगे। ठीक है, इस तरह से आप समझ सकते हैं कि देखिए, छोटा जो लड़का छोटा भाई है, उनकी जो पत्नी है वो उनके बड़े भाई को क्या कहेंगे, कूरा ससुर कहेंगे। कूरा ससुर इट मीन्स जेठ कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? तो लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं भाई? तो लीप वर्ष में होते हैं आपके 366 दिन, और नॉर्मल जो ईयर है उसमें 365 दिन होते हैं। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा जो डेल्टा है वो है आपका सुंदरवन डेल्टा। ठीक है, तो ये हो गया आपका सही आंसर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो जो नीली क्रांति है वो किससे संबंधित है? तो देखिए, ये है मत्स्य उत्पादन से, मछली के उत्पादन से। मछली का उत्पादन जो है किया जाता है, आज की डेट में जगह जगह मछली का उत्पादन किया जाता है, बहुत ज़्यादा संख्या में किया जाता है। ठीक है, तो ये जो नीली क्रांति है ये मत्स्य उत्पादन यानी मछली के उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं, मानव मूत्र होता है। मानव जो मूत्र होता है वो ऑप्शन ए दिया है ये अम्लीय, बी दिया है क्षारीय, सी दिया है लवणीय एंड डी दिया है खादा। तो मानव जो मूत्र होता है वो होता है अम्लीय। ठीक है, तो ये हो गया सही आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, पृथ्वी के 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को क्या कहते हैं? पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाली जो रेखा है उसे हम कहते हैं भूमध्य रेखा। क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। नेक्स्ट है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? तो उसे कहते हैं अक्षर। जो अक्षर है, अक्षर से ही तो फिर बनता है ना वर्ण, शब्द, वाक्य। ठीक है, तो सबसे छोटी जो इकाई है वो है क्या? अक्षर। अब इसी से फिर भाषा का निर्माण होता है। अब तरह तरह की भाषाएं हैं, है ना, सैकड़ों हजारों भाषाएं हैं इस दुनिया में, लेकिन भारत में यदि हम बात करें तो भारत में जो 22 भाषाएं हैं उन भाषाओं को संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, जिसमें आपकी जो छत्तीसगढ़ी भाषा है वो इसमें शामिल नहीं है, लेकिन जल्द ही शामिल होने वाली है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ऊषा का संचरण केवल चालन द्वारा हो सकता है। उष्मा का संचरण केवल चालन द्वारा हो सकता है। तो इसमें जो है सही ऑप्शन है वो होगा ठोस। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है। तो आवर्त सारणी के जनक कहे जाते हैं मेंडलीफ। आगे के जो क्वेश्चंस रहेंगे वो हमारे लोकेश सर कंप्लीट करेंगे और एकदम डिटेल में आपको समझाएंगे। तो हमारे लोकेश सर आ रहे हैं। हाँ भाई, तो चलिए जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जो फटाफट से जंप करते हैं। देखो बच्चे, ये हमारा जो है अभी भी जो रमेश सर ने एक्सप्लेन किया कि भाई उष्मा का जो संचरण होता है उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ठोस अवस्था। ऑप्शन नंबर ए जो है एकदम सही आंसर हो जाएगा। आवर्त सारणी की जो जनक के बारे में बात की गई बच्चा, आवर्त सारणी के जो जनक होते हैं वो क्या होते हैं? मेंडलीफ की आवर्त सारणी होती है। जो सबसे पहले जो है मेंडलीफ ने ही हमको क्या था? आवर्त सारणी दिया था। उसके बाद जो हम लोग आधुनिक आवर्त सारणी जो पढ़ रहे होते हैं वो हमारा क्या था बेटा? मोसले जी ने दिया हुआ था। तो मोसले उसके बाद आई थी। सबसे पहले क्या आई थी? हमारी मेंडलीफ की आवर्त सारणी। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चा? मेंडलीफ की आवर्त सारणी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब जो फटाफट से जंप करते हैं हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। चालकता का जो एसआई यूनिट होता है बेटा, चालकता का जो एसआई यूनिट होता है ये क्या होता है? ध्यान से देख लो, ऑप्शन नंबर सी ओम यूनिवर्स हो रहा होता है। ओम यूनिवर्स जो होता है हमारा चालकता का एसआई यूनिट होता है। एंड बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता हूं तो यहाँ पे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा उपधातु है? कौन सा बेटा उपधातु है? तो यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा करेक्शन कर लेना है। जो ऑप्शन नंबर जो आंसर आपको दिया गया है कि ऑक्सीजन जो है, ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन, ये क्या होने वाला है? टोटली बच्चा गलत होने वाला है। क्या है? ये टोटली गलत होने वाला है। ये ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल
जो है गलत है, क्योंकि यहाँ पे गलती से क्या हुआ, टाइपिस्ट के द्वारा जो है थोड़ा सा गलती की गई है कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर नहीं है। राइट आंसर क्या है बेटा, इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, आर्सेनिक। आर्सेनिक हमारा क्या हो जाएगा, उपधातु हो जाएगा, क्योंकि हमको पता है बेटा मेटल जो है मेटल जो होता है एक हमारा क्या होता है, नॉन मेटल होता है, मतलब हमारा अधातु क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन क्या है, हमारा अधातु है। साथ से तो हीलियम भी हमारा अधातु है, लेकिन मैग्नीशियम मेरा क्या है, धातु है। और आर्सेनिक जो होता है ये हमारा क्या होता है, उपधातु कहला रहा होता है। तो यहाँ पे उपधातु आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी उपधातु हो जाएगा। चलिए ठीक है, समझ में, ये थोड़ी सी गलती हुई थी, इसको आप लोग करेक्ट कर सकते हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 43 की मैं बात करता हूं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 43 क्या है, किस नदी का उद्गम जो है, उद्गम स्थल भारत में नहीं है। तो ऑप्शंस आपको दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए जो है गंगा, ऑप्शन नंबर बी जो है बच्चा वो क्या है, ब्रह्मपुत्र, जो ऑप्शन नंबर सी है गोदावरी, एंड डी जो है नर्मदा। अब बच्चे यहाँ पे पूछा क्या गया, किस नदी का जो उद्गम है जो है वो भारत में नहीं है। तो नहीं है करके पूछा गया, तो आपको सबको पता है बेटा गंगा नदी, गोदावरी नदी और नर्मदा नदी का जो उद्गम है वो क्या होता है, भारत में ही होता है। लेकिन जो ब्रह्मपुत्र नदी होती है इसका जो उद्गम होता है वो कहाँ पे होता है, चीन के तिब्बत से हो रही है, मतलब तिब्बत से जो है उसका उद्गम हो रहा होता है। ठीक है, तो आपको यह इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 46 की अगर मैं बात करता हूं तो 46 में क्या दिया गया, सबसे अधिक चाय की खेती कहां की जाती है, कहां पे होती है। तो आपको सबको पता है बेटा, बचपन की बातें आप सब लोग पढ़े होंगे। ठीक है, क्या पढ़े हो भाई, कि हमारा जो असम में जो है सबसे ज्यादा चाय की खेती की जाती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी असम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बच्चों क्वेश्चन नंबर फटाफट से 47 के ऊपर जंप कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 क्या है, फिल्म आदि पुरुष किससे संबंधित है। बेटा क्या है इसका आंसर जो है, सारे बच्चों को जो कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिएगा कि फिल्म जो आदि पुरुष है जो अभी अभी लेटेस्ट जो है रिलीज हुई है, इसके रिव्यू तो इस चैनल पे हम नहीं करेंगे। ठीक है, इसकी जो कैसी है वीडियो, कैसी मूवी है, इसके बारे में तो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन आज से जो क्वेश्चन है ये इसको सॉल्व कर लेते हैं। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन क्या है भैया, फिल्म आदि पुरुष किससे संबंधित है, आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया महाभारत, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया श्री कृष्ण, ऑप्शन नंबर सी में जो है रामायण, और ऑप्शन नंबर डी है महादेव। ठीक है, तो आपको राइट आंसर एकदम जो है अपने कमेंट सेक्शन में बता देना है। यहाँ पे जो मैं बता देता हूँ ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा, रामायण से वो संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 48 की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 48 में क्या है, मेघालय में एक जगह है मासिमराम। ठीक है, मासिमराम में विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। तो आपको ये बताना है बेटा कि मासिमराम में कितना सेंटीमीटर तक क्या होती है, वर्षा होती है। तो इसका जो राइट आंसर है बेटा आपको जो है कमेंट सेक्शन में बताना है। और यहाँ पे खैर मैं फिलहाल बता देता हूँ कि भैया ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे 1000 दिया गया, ऑप्शन नंबर बी जो है 1200, ऑप्शन नंबर सी जो है 1400 और ऑप्शन नंबर डी जो है 1600 दिया गया। तो उसको जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 1400 सेंटीमीटर जो है वहाँ पे वर्षा हो रही होती है। सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र क्या है बच्चा, यहाँ पे मासिमराम। आपको कुछ यहाँ पे 2-3 चीजें और पता चल जा रही है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा वाली जो क्षेत्र है वो क्या बेटा, मासिमराम है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे। अब क्वेश्चन नंबर जो है 49 के ऊपर फोकस करते हैं। छत्तीसगढ़ के मेरे प्यारे बच्चे हैं, आपको पता होना चाहिए, थोड़ा सा आपके लिए हो सकता है कि ये जो क्वेश्चन है आपको पता ना हो, क्योंकि आप जो है क्या है अभी बच्चे हैं। ठीक है, ध्यान से देखो कि छत्तीसगढ़ की जो प्रथम छत्तीसगढ़ी फिल्म कौन सी है। तो इसके बच्चे बहुत सारे बच्चे जो है टिक किए थे कि भाई मोर झन भूलो माँ बापला। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए है झन भूलो माँ बापला, यहाँ पे उन्होंने क्या किया था, टिक किया था, लेकिन वो सही आंसर नहीं है बेटा। ऑप्शन नंबर जो बी है जो क्या है बच्चा, कही देवे संदेश, ये जो है सीजी की सबसे पहली मूवी है। सबसे पहली मूवी की बात की गई है तो छत्तीसगढ़ की सबसे पहली जो मूवी है कही देवे संदेश, ये राइट आंसर होने वाला है। क्लियर है। अब बच्चे क्वेश्चन नंबर हम लोग 50 की बात करते हैं, जो लास्ट क्वेश्चन है कक्षा 12वीं का। ध्यान से देखो, इंस्टाग्राम पर वीडियो का जो लेंथ होता है, जो वीडियो का जो ड्यूरेशन होता है वो कितना होता है यहाँ पे पूछा गया। तो सारे बच्चों को पता है भाई, सारे मेरे इंस्टाग्रामर बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं, जो देख रहे होंगे, सारे लोग देख रहे होंगे, सब लोग अपने दिन का 3-3 4-4 घंटे भैया पढ़ने के बजाय जो इंस्टाग्राम पे लगा रहे होंगे। हमको पता है बच्चे, इसका आंसर सारे बच्चों ने सही किया है। तो इसका जो आंसर है बेटा क्या है, ऑप्शन नंबर डी 3 से जो है 60 सेकंड के बीच है, जो कि अभी बढ़ा दिया गया है, जो कि अभी बढ़ा दिया गया नए रूल्स के अकॉर्डिंग इंस्टाग्राम के, जो कि अभी बढ़ा दिया। लेकिन एक बेसिक की मैं बात करूं तो वो कहता है 3 जो है सेकंड से जो है 60 सेकंड के बीच में होता है। चलिए बच्चा, इसी तरीके से बच्चे हम लोगों ने जो पूरा 50 के 50 क्वेश्चन जो यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, पूरे जो सारे जो फैकल्टीज थे बच्चे जो हमारे
इंग्लिश के पोर्शन, जो मैथमेटिक्स के पोर्शन, ठीक है, तकेश्वर साहू सर के द्वारा जो है डिस्कस किया गया था। कुछ जीके के क्वेश्चन जो है, इंग्लिश के क्वेश्चन जो है रमेश सर के द्वारा जो है डिस्कस किया गया। बहुत एकदम परफेक्टली बच्चे सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे डील किया गया है। तो इसी के साथ बच्चे हम लोग ये वीडियो जो है यहीं पे खत्म कर रहे होंगे, ठीक है। अगर किसी भी तरीके का कोई डाउट होगा, किसी क्वेश्चन पे आपको परेशानी होगी या कोई क्वेश्चन आपको गलत लग रहा होगा, तो गलत आखिर क्यों लग रहा है विथ रीजन बच्चे आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। आप पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन जो आप लोगों के लिए खुला हुआ है। अब बच्चे जाते जाते आप क्या कीजिएगा, ये वीडियो जो है उन बच्चों तक शेयर कर दीजिएगा जो इस मेगा टेस्ट में पार्टिसिपेट किए हुए थे। और आपके लिए बेटा बहुत ज्यादा इस जो है एक्साइटिंग जो है गिफ्ट्स आने वाले हैं, सरप्राइजेस आने वाले हैं सारे बच्चों के लिए। तो आप क्या कीजिएगा, इस वीडियो को बच्चे आप लोग लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों तक बेटा, अपने फैमिली मेंबर तक क्या कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, इस चैनल को आप लोग शेयर कर दीजिएगा और साथ ही साथ सब्सक्राइब करते हुए भी जाइएगा, ठीक है बच्चा। तो इसी के साथ जो है वीडियो यहीं पे हम खत्म करते हैं। बाय बाय, धन्यवाद।